चाहिए। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नजम सेठी के मुताबिक 2021 के आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI की क़यादत से हटाकर कोर कमांडर पेशावर नामजद करने पर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान तनाव आ गया। अचानक PDM ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश कर दी। PDM के ज़राए तस्लीम करते हैं कि ये पेशरफ जनरल बाजवा की आंख के इशारे के बगैर मुमकिन न होती। ये बात तो अब जानी पहचानी है। जनरल कमर जावेद बाजवा हमा वक्त एक दोहरा खेल खेल रहे थे। इस सच को बेनकाब करते हुए चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही का कहना है कि गुज़िश्ता मार्च को अदम एतमाद के वोट को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ ने इन्हें ऐन वक्त पर इमरान खान का साथ देने का मशवरा दिया था। इस दौरान उन्होंने PDM को यकीन दिलाया था कि वो न्यूट्रल हैं और वो तहरीक इंसाफ से मायूस होकर इनकी तरफ आने वाले इत्तेहादियों पर दबाव डालकर वोट तब्दील कराने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन बात इससे कहीं बढ़कर है। PDM के जराए तस्लीम करते हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें कायल करने की कोशिश की थी कि वो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। इसके बदले में इमरान खान कौमी असम्बली तहलील कर देंगे, लेकिन उन्हें इन पर या इमरान खान के वादे पर एतबार नहीं था। दूसरी तरफ अदम एतमाद पर राय शुमारी का नतीजा खेज होने पर इमरान खान ने महसूस किया कि जनरल बाजवा ने उन्हें धोखे में रखा है। इमरान खान ने उन्हें बरतरफ करने की धमकी दी। चुनांचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को निस्फ शब SOS भेजा गया ताकि वजीर आजम को ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रखा जाए। ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं जिन्होंने जनरल बाजवा पर दोहरा खेल खेलने का इल्जाम लगाया। PDM के पास भी लगाने के लिए इल्जामात हैं। 2021 के आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI की क़यादत से हटाकर कोर कमांडर पेशावर नामजद करने पर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान तनाव आ गया। अचानक PDM ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश कर दी। PDM के ज़राए तस्लीम करते हैं ये पेशरफ जनरल बाजवा की आंख के इशारे के बगैर मुमकिन न होती, लेकिन ये कोई इतना सीधा सादा मामला नहीं था। PDM को अदम एतमाद लाने में 4 माह लग गए। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि जनरल बाजवा मुख्तलिफ बहानों से ग्रीन सिग्नल देने में पसोपेश से काम ले रहे थे। जनरल ने उन्हें बताया कि वो रिकोडिक और IMF के मामलात पर फिक्रमंद हैं। वो चाहते हैं कि रुखसत किए जाने से पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन पर दस्तखत कर दे, क्योंकि ये उमूर ताज़ा इंतखाबात की सूरत होने वाली ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस दौरान वो उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान पर दबाव डालकर अपने जाती अज़ाइम पूरे कर सकेंगे। दोहरा खेल खेलने के पीछे इनका हदफ मुद्दत मुलाजमत में इमरान खान से एक और तौसी लेना था, या अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहें तो फिर PDM से इसकी यकीन दहानी हासिल करना थी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इमरान खान तो नवंबर 2022 में जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाने पर तुले हुए हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया। दोनों जहां दीदा गाग सियासतदानों ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर जनरल इनका मकसद पूरा कर दें तो वो इनके ख्वाहिश की तकमील करेंगे। जनरल बाजवा का ऐन वक्त पर चौधरियों की हिमायत का रुख इमरान खान की तरफ मोड़ने की कोशिश ये पैगाम देना था कि इमरान खान तमाम खेल समझते हुए उन्हें ओहदे से ना हटा दें। उन्होंने MQM और तहरीक इंसाफ के दीगर इत्तेहादियों को यही मशवरा नहीं दिया, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते थे कि PDM का उनके न्यूट्रल होने से एतबार उठ जाए। वो चाहते थे कि इमरान खान कौमी असम्बली तहलील कर दें ताकि वो ताज़ा इंतखाबात को कंट्रोल करते हुए PDM को इक़्तिदार में लेकर आएँ और इसके बदले उनसे मुद्दत मुलाज़मत में दूसरी मरतबा तोसी ले सकें। लेकिन ना तो इमरान खान और ना ही शरीफ बरादरान ने इनके मशवरे को कबूल किया। हुकूमत तब्दील हुई और अप्रैल 2022 में एक नया मंजरनामा उभरा। जनरल बाजवा ने नई हुकूमत को अपनी बात मनवाने की कोशिश की कि वो फौरी तौर पर ताज़ा इंतखाबात का ऐलान कर दे। मुमकिन है कि इनकी बात मान ली जाती अगर इमरान खान 25 मई को पार्लियामेंट का घेराव करने की धमकी न देते। इन हालात में PDM ने महसूस किया कि खान की धमकी के सामने पसपाई इख्तियार करते दिखाई देना इंतहाई मनफी तासुर उभारेगा, जो इंतखाबात में बहुत महंगा साबित होगा। इसलिए नवाज शरीफ ने कदम जमाते हुए जनरल बाजवा और इमरान खान दोनों के सामने मजम्मत पर कमर बांधी। इमरान खान अब मदद न करने पर जनरल बाजवा के खिलाफ जंग के रस्ते पर चल पड़े। मामलात इस वक्त बिगड़ गए जब सियासत में फौज की मदाखलत के खिलाफ अमूमी तौर पर और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा की साजिश के खिलाफ एक वाज़े रद्द-ए-अमल सिविल सोसाइटी, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान की सफ़ों में नमूदार होना शुरू हुआ। इसके नतीजे में फौज के सीनियर कमांडरों ने मुलाकात की और एक सादा एजेंडे की मंजूरी दी। फौजी क़यादत सियासी मैदान से बाहर निकलकर न्यूट्रल हो जाए, मार्शल लॉ हरगिज ना लगाया जाए और जनरल बाजवा की सर्विस में मजीद तोसी न की जाए।
یہ وہ وقت تھا جب جنرل باجوہ نے صدر عارف الوی کے ذریعے عمران خان کے سامنے ایک نیا فارمولہ رکھا۔ پی ڈی ایم 29 نومبر سے پہلے انتخابات کا اعلان کرے اور جنرل باجوہ کو نگران مدت کی صدارت کرنے اور معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے 6 ماہ کی توسیع دی جائے۔ عمران خان اس فارمولے کو آگے بڑھانے پر آمادہ ہوئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اگلے انتخابات جیت کر 6 ماہ بعد اپنے آدمی کو آرمی چیف مقرر کر دیں گے، لیکن پی ڈی ایم جنرل باجوہ کو ایک اور مدت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس فارمولے کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ جنرل باجوہ کا رویہ دھمکی آمیز ہوتا گیا۔ نواز شریف پیچھے نہ ہٹے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آئی ایم ایف کی مشکل پالیسیوں کو لاگو کرنے میں اہم سیاسی سرمایہ خرچ کیا ہے اور اگر مارچ میں انتخابات منعقد ہوئے تو اسے شکست ہو جائے گی۔ جنرل باجوہ نے اب پینترا بدلتے ہوئے اصرار کیا کہ جنرل اظہر عباس اور ساحر شمشاد جو ان کے قریب تھے اور عمران خان کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے کو بالترتیب چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر فائز کیا جائے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ وزارت دفاع کو سمری نہیں بھیجیں گے۔ نواز شریف نے ایک بار پھر مضبوط موقف اختیار کیا۔ جنرل باجوہ کو بتایا گیا کہ اگر وہ جنرل عاصم منیر کا نام نہیں بھیجتے تو وزیر اعظم صرف سینئر ترین جرنیل یعنی عاصم منیر کی خدمات کو برقرار رکھیں گے اور انہیں آرمی چیف مقرر کر دیں گے۔ نومبر کے آخری ہفتے میں کشیدگی واضح تھی۔ آخرکار جنرل باجوہ پیچھے ہٹ گئے۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا گیا۔ جنرل باجوہ کی آخری خواہش تھی کہ اب وہ منظر عام سے اوجھل ہو جائیں، لہٰذا چودھریوں سے درخواست کی کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ اس امید پر ضمانت دیں کہ تحریک انصاف کے ٹرولز انہیں اور ان کے خاندان کو پریشان نہیں کریں گے۔ اگرچہ جنرل باجوہ کے خلاف ٹرولنگ وقتی طور پر رک گئی ہے، لیکن عمران خان معاف کرنے کے موڈ میں نہیں اور نہ ہی وہ آزاد میڈیا بھولنے کے لیے تیار ہے جو 4 سال سے جنرل کا مشق ستم بنا رہا۔ اس طرح ان کی بدعنوانیوں اور سیاسی جوڑ توڑ کی کہانیاں گردش میں ہیں۔ اور امر واقعی یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے گزشتہ 6 سال کے عدم استحکام اور آئین کی پامالی میں کردار کو فراموش یا معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ خود غرض طالع آزماؤں کے لیے ایک نصیحت آموز سبق قائم ہونا چاہیے۔